सो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टीआरपी पॉडकास्ट में, यानी कि द रियल पब्लिक पॉडकास्ट। यहाँ पे आपको सारे के सारे आपके ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चलता है, ए टू जेड चीज़ें पता चलती है और आपको यहाँ पर रियल पब्लिक ही मिलने वाली है जो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, आपको एडवाइजेस देते हैं। तो इसी तरह आज भी जो जनरली लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो आज हमारे साथ जो हमारा पॉडकास्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है हाई कोर्ट के एडवोकेट नंदन कुमार जी और साथ में विशाल जी। तो आज इनसे सारी चीज़ें पूछने वाले हैं हम कि कैसा क्या रहने वाला है। फर्स्ट थिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे टीआरपी पॉडकास्ट में कि आप आए हो, और इसी तरह आपसे बहुत फन भी करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आज आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पुट करने वाले हैं क्योंकि आप बहुत टाइम बाद पकड़ में आए हो हमारी। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, इनको मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, ये आने देते, इनका शेड्यूल इतना बिजी है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये बेस्ट फ्रेंड है, ये जहाँ जाते हैं ना दोनों साथ में जाते हैं, हमेशा मैंने इनको साथ में ही देखा, कभी भी देखा है। तो फिलहाल मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है इनसे, तो तब भी मेरे को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो देरी नहीं करते तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, अब ये बताओ पहले कि कोर्ट में मतलब ज्वाइनिंग करने का, एडवोकेट बनने का इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, बिलोंग कहाँ से करते हो, कैसे आया? मतलब फर्स्ट थिंग कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर मैं मूल रूप से रहने वाला बिहार का हूँ। जी। और जब मैं 3 साल का था लगभग, तो मैं यहाँ आ गया था। और यहाँ मैं गाजियाबाद, ठीक है, मैं रहता हूँ। और उसके बाद जो अपने बीच मैंने ये देखा, जैसे कि 2000 जब मैं 12वीं में था, 2012 की बात है, निर्भया रेप केस हुआ था। अच्छा। जिसमें मैंने ये देखा कि एक लड़की के साथ कितना विभत्स तरीके से बिल्कुल हम सबको पता कुछ दरिंदों द्वारा जी। हरकतें करी गई, जो हमने एक बेटी, भारत की बेटी को खोया था। और वहीं से मुझे ये एक तरह से बोलिए कि मोटिवेशन हुआ कि मैं लोगों के लिए, उनकी आवाज़ों के लिए खड़ा रहूँगा। जिनके पास पैसे हैं उनका भी, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए भी। क्योंकि कहा जाता है कि वकील तो सिर्फ पैसों वालों के लिए, न्याय तो सिर्फ पैसों वालों के लिए। बिल्कुल। तो इसी काम को लेकर एक परिवार ने यही बताया, पापा ने यही बताया कि बेटा मतलब दबों का आवाज़ बनना है आपको, बहुत बढ़िया, जिनको दबाया जा रहा है, बस यही था। तो विशाल जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ बुलंदशहर, जो एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब ये इंस्पिरेशन, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि नहीं यार यही फील्ड ज्वाइन करनी है, कि एडवोकेट ही बनना है? जब मैंने 12th करी ना 2019 में, ठीक है, 12th करने के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो जब मेरे को ये नहीं पता था कि इसमें वकालत में करने से क्या फ़ायदा और क्या नहीं। ठीक है। तो मैं फिर एक हमारे रिलेटिव है, मैं उनके घर पर गया था, तो उनके घर पर ना पानी आ रहा था। तो जब वो पानी आ रहा था बार बार, तो उन्होंने कॉल करी थी पुलिस को। मतलब पानी उन्हीं के घर में आ रहा था और पुलिस वाले आए और उन्हीं को धमका कर चले गए। तब जब मैं वहाँ से निकला, जब मेरे को किसी ने, रास्ते में गली थी एक छोटी सी, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि अगर यहाँ पर कोई वकील होता तो इनकी गलती पर इन्हीं को ना धमका कर जाता कोई। फैक्ट है, बिल्कुल। तब मैंने ये सोचा कि अब वकील की तैयारी करते हैं, और मैंने अपने जितने भी रिलेटिव थे, दोस्त थे, उन सबसे पूछा कि भाई लॉ का क्या प्रोसीजर है। फिर उन्होंने मेरे को बताया, फिर मैंने लॉ किया। तो मतलब काफ़ी तरीके से आपने चीज़ों को मोटिवेशन मिला हुआ है कि आपका भी यूनिक तरीका था एक सोचने का। जी। आपका भी यूनिक तरीका था कि कहाँ कब कौन सी लाइन। आप फिलहाल बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, मतलब एडवोकेट हाई कोर्ट, मतलब नाम से लोग वो करते हैं, ठीक है। बट मेरे को कभी जरूरत पड़े तो आ जाना, फिलहाल जरूरत पड़े ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसा। पहले ये बताओ, कोर्ट रूम में कोई ऐसा किस्सा हुआ जो मतलब कि बहुत ही यादगार और फनी, बहुत ज़्यादा? मेरे साथ तो बहुत ही हंसी वाला, मतलब एक क्या बोलते मोमेंट था कि मैं कोर्ट में गया था। तो नया अभी ज्वाइन ही किया था कोर्ट। तो एक बाहर एक साहब मिल गए, मतलब व्यक्ति मिल गए, बोलते हैं कि भाई मेरा चालान भरवा दो। अच्छा। छोटा सा मैं उनके साथ चल दिया। तो उनका चालान, मुझे ये नहीं मालूम था चालान किस चीज़ का है, कैसा है। मैं जज साहब के सामने पेश हो गया। तो जज साहब पूछ रहे हैं कि कितने लोग थे। मैंने उनसे पूछा कितने लोग थे, जो क्लाइंट था, मैंने कितने लोग थे। तो बोलता है कि 3 बंदे थे। तो मैंने जज साहब 3-4 बंदे थे। तो जज साहब बोले बंदे? मैंने जी बंदे। तो जज साहब पूछ रहे हैं कि कब करी आपने लॉ? मैं जनाब अभी तीसरा या चौथा दिन आज कोर्ट में। तो जज साहब ने हंसा, और जज साहब हंसते हुए फिर बोलते हैं कि चलिए आपका जो है ये चालान मैं माफ़ कर रहा हूँ। ठीक है।
तो ये बंदे जो शब्द जो इन्हें बोला ना, तो मुझे भी नॉलेज नहीं था कि मुझे किस तरीके से एक अपने आप को startup था, रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे। तो बस ऐसे ही बोल दिया और जज साहब भी हंसने लग गए। वो कोर्ट की जो पीछे जितने भी अधिवक्तागण थे वो सभी हंसने लगे थे। अच्छा। तो ये मेरे लाइफ का सबसे हंसी वाला मोमेंट था और कोर्ट में। लेकिन हंसी वाला मोमेंट था, लेकिन बता सीरियस हो के रहे हो। जी जी सर, जी सर, जी सर। तो अब जैसे कि मान लो जब वेरी फर्स्ट डे था आप दोनों का, तो मतलब डर का माहौल ज्यादा था आप लोगों के मन में या फिर एक्साइटमेंट ज्यादा थी? सर मेरे मन में तो डर ज्यादा था। डर ज्यादा था, ठीक और है। सर मेरे मन में डर तो था, हाँ, हाँ, लेकिन सर एक उत्सुकता ज़्यादा थी ठीक है। कि मुझे मौका मिला है कि मैं किसी के आवाज़ को बनने जा रहा हूँ, मतलब आवाज़ बिल्कुल, का बिल्कुल, एक जरिया बनकर जज साहब के सामने उसका पक्ष रखने जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो मेरे लिए दोनों डर भी था और उत्सुकता Excitement भी, भी हाँ थी। एक्साइटमेंट भी थी, बहुत ज़्यादा ही थी। तो तो पहले तो फिलहाल एक ये चीज़ क्लियर ज़रूर करो, जैसे मतलब कोर्ट रूम होता है, जी। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं कोर्ट रूम ऐसे होता है, और जैसे वो सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा कुछ होता है? सर तारीख पे तारीख तो नहीं मतलब आप मतलब जज साहब को ऐसे बोल सकते हैं, जज साहब उन्होंने कोई डेट दे दी, जज साहब ये क्या कर रहे हो, तारीख पे तारीख दे रहे हो, तारीख पे तारीख, ऐसा कुछ? सर ये फिल्मी एक रील और रियल लाइफ में जो है ना कुछ फर्क होता है सर, लेकिन हम बोल नहीं सकते इस चीज़ को। और जज साहब तारीख तो मिलती है यहाँ पे, लेकिन हम उस चीज़ से कोर्ट की गरिमा से बंधे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो हम बिल्कुल। बोल नहीं सकते। ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है। मतलब एक चीज़ और बताओ, जैसे आप लोग केस लड़ते हो तो जज की आंखों में जब आप देखते हो कि मतलब उसमें डर का माहौल होता है या कैसा क्या होता है, मतलब कैसा फील होता है उस समय कि जब केस लड़ रहे होते हो कि जज को आगे से क्या रिवर्ट आएगा क्या नहीं आएगा? सर इसमें ऐसा रहता है कि आप जब हम एक दिन पहले किसी भी केस की तैयारी करके कोर्ट में जाते हैं तो जज साहब की आंखों में तो हम देखते ही नहीं, सिर्फ फाइलों में देखते हो? फाइलों में देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फाइल में जो लिखा है ना, वही जो काम हम बोल आएगा। रहे हैं, वो जो सबमिशन दे रहे हैं वही काम आएगा। जज साहब की आंखें जो अगर वहाँ तो देख लिया तो शायद हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए आज क्रॉस एग्जामिन के लिए हमारा लगा हुआ है तारीख, उस दिन हम वो भूल जाएंगे। जज साहब की आंखों में हम देखते ही नहीं कि वो क्या किस तरीके से हमें देख रहे हैं। तो ये रहता है कि हम बस फाइल को देखते हैं और अपने क्लाइंट को देखते हैं बस, और अपना सबमिशन। जैसे एक चीज़ और क्वेश्चन पुट ऑन होता है पब्लिक की साइड से कि ये लोग बताते नहीं जाते कि मतलब बेसिक राइट्स क्या होते हैं, मतलब कि पब्लिक को पहले अपने राइट्स पता होने चाहिए, क्या पता होना चाहिए? बेसिक राइट्स है जो एक ह्यूमन राइट्स होने चाहिए जो उनके पास। देखिए सर, अगर मेरा मत तो यही है इसमें कि हर इंसान को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के संविधान के हर अनुच्छेद को और पढ़ना चाहिए और उसकी जो बारीकी से जो है अध्ययन करना चाहिए। तो उसमें पता चलेगा कि हमारा जो मौलिक अधिकार जो है, जो मौलिक अधिकार हमें जिन जिन चीज़ों का अधिकार देता है, उसमें जो हमारा जीवन जैसे हम जी रहे हैं, हम बाहर समाज में अपने आप को मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर रहे हैं, और उस चीज़ में अगर किसी चीज़ की हमसे अवहेलना हो जा रही है तो उसका बचाव, और या कोई दबंग व्यक्ति हमें दबा रहा है, हमारी आवाज़ों को दबा रहा है, हमारे अधिकारों को दबा रहा है, तो सभी का निचोड़ भारतीय संविधान में आपको मिलेगा। तो मेरा बस इतना सा है कि हमें बस मौलिक अधिकार का ध्यान रखना होगा, उसका अध्ययन करना होगा। पूरा संविधान आपको जीने का अधिकार देता है, और मतलब कोई ऐसा प्रेशराइज नहीं है कि आप दूसरों के हिसाब से चलो या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी नहीं, मौलिक अधिकार में सारी ठीक। चीजें। बेसिक ह्यूमन राइट्स यही है कि भाई जैसे तुम्हारी लाइफ है उसको एंजॉय करके जियो, किसी के प्रेशर में मत रहो। जी जी ठीक है। और सेकेंडली जैसे कई लोगों का क्वेश्चन ये भी पुट ऑन होता है कि अगर बेवजह पुलिस पकड़ ले या कुछ भी है तो उस बिहाफ पे क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए तो सर बेवजह अगर पुलिस पकड़ ले तो सर देखिए क्या होता है कि हमारा यह है कि थाने के अंदर या चौकी के अंदर पुलिस वाले हमें 24 घंटे से ज़्यादा बिठा नहीं सकते, नहीं बिठा सकते। और मान लीजिए कोई एलिगेशन है मेरे ऊपर तो वो हमें मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे ही, मेरा बयान 164 में दर्ज वो करेंगे ही।
तो मान लीजिए चौकी में अगर वो बोल रहे हैं, जो कबूल करवा रहे हैं, हम कई बार क्या होता है, मार पिटाई करके भी, पुलिस वाले टॉर्चर करके भी वो कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बयान ले भी लेते हैं, और कई बार तो ये देखा कि सीधे सादे पेपर पे साइन करवा लेते हैं। तो क्या उसके लिए क्या है कि हम जब 164 में हम बयान देने जाते हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब पेश होते हैं, तो हम अपनी बातें वहाँ रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये है कि जो सवाल आपका था कि पुलिस वाले बेवजह परेशान करते हैं, तो सर न्याय में जो है देर होती है, लेकिन But सर मिलता जरूर है सर। एक्चुअली क्या है कि हम कई सोशल मीडिया पे आजकल कई वीडियोस डल रही है कि जैसे कोई पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बाइकर्स को पकड़ लिया, थप्पड़ मार दिया, इसके लिए कुछ तो भी कर विशाल दिया। जी, तो मतलब क्या एडवाइस है कि मतलब क्या करना चाहिए कि बिन फालतू में अगर आप किसी पे हाथ उठा रहे हो या कुछ कर रहे हो, क्यों, रीजन मतलब क्या इस वजह से, मतलब क्या करना चाहिए इसके भी आप पे? देखो, जो पुलिस है ना, पुलिस ने आपके ऊपर कोई एट्रोसिटी करी, ठीक है, जहाँ पर आप उस एट्रोसिटी में हैं, आपको सबसे पहले तो उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में उसके नाम की एक शिकायत देनी चाहिए। ठीक है, हालांकि जब वो उस जगह पर ड्यूटी कर रहा है तो वो उसकी पावर उसी में होगी, उसी चौकी में। तो पहली बात तो ये है कि अगर वहाँ पर आप हैं, तो आप अगर वहाँ पर कंप्लेंट देंगे, तो जब उस पुलिस वाले की वहीं पोस्टिंग है तो वो पावर में, तो उस कंप्लेंट को आगे चलने ही नहीं देगा। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। सेकंड बात, अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या नाम है, पिटने के बाद या उनको मार देते हैं तो वो आराम से बैठ जाते हैं, वो कुछ नहीं करते। ठीक है। अगर जिसको न्याय चाहिए उसके लिए कोर्ट का दरवाजा है, उसमें आप 156(3) पहले सीआरपीसी में थी और 175(3) हो गई है। ठीक है। तो आप उसके तहत जो पुलिस वाले हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में उसी पुलिस वाले के खिलाफ अगर कंप्लेंट देंगे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा। तो इसीलिए भारत का संविधान महान संविधान है, उसके अंदर सभी व्यक्ति की सभी परेशानियों का एक जवाब है। अगर उस व्यक्ति को न्याय चाहिए तो भारत के संविधान के पास आना पड़ेगा, और जो वो पुलिस वाला है भारत के संविधान से बना हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो और जैसे आजकल जो साइबर क्राइम चल रहे हैं, बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, फेक कॉल्स चल रही हैं, इनसे बचने का सिंपल तरीका कुछ एडवाइस? इनसे बचने के लिए मैं अपने युवा भाइयों को, युवा साथियों को बस इतना कहूँगा कि आधुनिकतावाद में जो लालच में हम आ चुके हैं ना, कि ये गेम खेल रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, कलर ट्रेडिंग चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो हम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ एक लालच में आकर फंसा रहे हैं। और कई और ये भी देखा है कि सर डिजिटल अरेस्टिंग टाइप भी आजकल चल रहा है, तो सर हमें अवेयर रहने की जरूरत है इसमें। और दूसरी बात कि मैं इतना ही एडवाइस दूंगा कि आप अपने लालच को कम कीजिए। मतलब ये जो ऑनलाइन गेमिंग का प्लेटफॉर्म है या ये कलर ट्रेडिंग बताया, या जो आजकल एविएटर चल रहा है, ये मेरे ख्याल से मे भी ठीक नहीं है। ठीक तो नहीं है सर। देखिए, इसमें अपने आप को हमें अवेयर रखना है, सावधानी पूर्वक अपनी चीज़ों को रखना है, और प्राइवेसी मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। हम लोग आजकल खुले मतलब एकदम की बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लालच की हद बढ़ा रहे हैं। हाँ, बढ़ा रहे हैं। तो सर उस चीज़ को हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और बाकी कोई चीज़ फ्रॉड होती है उसके लिए लॉ बना हुआ है, तो हम वहाँ जाके अपनी तो एक चीज़ जैसे और होती है, जैसे एक बात बताओ, एक ये हर किसी का सवाल होता है कि जैसे आप किसी का केस लड़ रहे हैं, तो अपोनेंट्स जो होते हैं, जो आपके मतलब आपके जो अगेंस्ट होते हैं, उनके कभी वहाँ से आपको मतलब ऐसा ऑफर आया है कि भाई साहब ये मतलब कि ये पैसा पकड़ो लेकिन ये केस छोड़ दो, ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के साथ इंसिडेंट ऐसा कुछ? सर ये ऑफर तो आते रहते हैं, मीन्स आए हैं, बहुत आते रहते हैं, लेकिन सर जो हमारा एथिक्स है एडवोकेट का, तो सर मेरा मानना यही है कि मैं तो यही एडवाइस देता हूँ। अभी तो हम बहुत ही स्टार्टिंग पीरियड में हैं, बिल्कुल यूथ एडवोकेट में ही गिने जाते हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, अगर ये एलिगेशन लग रहा है तो सर ये परंपरा बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्ट है सर, ये परंपरा बंद होनी चाहिए। और हमारे तो वही मार्गदर्शक हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, और मैं भी ये कहूँगा कि अगर हम जो आज कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन करेगी, आने वाले यूथ एडवोकेट करेंगे, तो उस चीज़ को हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसकी गरिमा बना के रखनी पड़ेगी, एथिक्स की गरिमा बना के रखनी पड़ेगी। कई बार ये भी है कि क्लाइंट झूठा आरोप लगा देता है कि न्याय नहीं मिला, वकील साहब बिक गए,
तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कुछ विषय अपवाद के भी होते हैं। फैक्ट है ये तो ठीक है है, सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो एलिगेशन कोई भी कहीं भी लगा देता है, लेकिन हमें अपने आप को बचा के चलना चाहिए। नहीं तो एक मतलब कि जैसे कोर्ट में आप लोग तो रहते ही हो, फिलहाल ऑलमोस्ट टाइम ही आप वहीं स्पेंड करते हो, तो मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि जब केस लड़ने गए हो, क्लाइंट आपको बोल रहा है कि वो भी फिल्मी स्टाइल में कि नहीं वकील साहब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है, ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ है आप लोगों के साथ? देखिए क्या कह रहे हो, वो तो होता रहता है। होता ही रहता है, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन जब हम फीस मांग लेते हैं उनसे, हाँ। फिर वो गरीब बन जाते हैं 2 मिनट में। ये बोलते हैं वकील साहब आज ये हो गया, आज वो हो गया। मतलब कुछ ना कुछ इंसिडेंट उस टाइम उनसे हो जाता है। अदरवाइज और वैसे ठीक है वो वकील साहब ठीक आप है। केस कर दो, ये कर दो, हम दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि गरीब कहाँ होता है इंसान, हॉस्पिटल में आके Fact और है। न्यायालय में आकर, ये सच्चाई है और बिल्कुल। पुलिस चौकी में आकर अगर पुलिस वाले झूठे मुकदमे में उसको फंसा भी रहे ना, तो वो मुंह मांगा रकम दे देते हैं। तो एक बार मेरे साथ हुआ था, एक क्लाइंट आए थे, तो बिल्कुल आस लेकर आए कि ये वकील साहब आप ही मेरे आखिरी उम्मीद हो जी। मतलब वही डायलॉग मार दिया। मार दिया। फिर मैंने बोला जी एक काम करो, इतना फीस बनता है, आप पैसा जमा करवा दो। हाँ। तो ये कहने लगे नहीं जी अभी तो हमारा ये प्लॉट बिक गया है और लड़की की शादी की है, तो हाथ तो एकदम बिल्कुल खाली है, ठीक है। हम तो बिल्कुल देने लायक नहीं है जी कुछ भी। अच्छा। मैंने फिर आस कैसे पूरी होगी आपकी? अब भगवान ने तो आपको गरीब बना ही दिया, आप ये क्या चाहते हो आपके पीछे हम भी गरीब बन जाएं? तो भाई हमारे पास दूसरा काम धंधा तो है नहीं, हम तो क्लाइंट पे भी निर्भर है। बिल्कुल डिपेंड हो। तो इस तरीके का एक वो था। तो फिर 2-4 साथ चैम्बर में बैठे थे, वो बहुत तेज हंसे। तो सर चलता रहता है ये चीज। ये तो मतलब मोमेंट्स आते रहते हैं हर दूसरे गरीबों दिन। का उम्मीद तो हम सबकी होते हैं। आपके साथ कोई ऐसा विशाल जी कुछ मोमेंट हुआ हो? एक दिन क्या हुआ, मैंने सुबह मैडम से बात करी, जब मैं लॉ स्टूडेंट था, मैं इनरोल नहीं हुआ था। तो मैडम से जब मेरी बात हुई तो मैडम ने कहा कि आज कंप्लेनेंट साइड से कोई आएगा नहीं, तो जाके वहाँ पर ये बोल देना कि हमें एक डेट दे दो, ठीक है। नेक्स्ट डेट पर सीनियर मैडम आकर इसको मैटर को देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं चला गया। अच्छा सुनो, इससे पहले एक और इंसिडेंट बताता हूँ जो बड़ा अच्छा मतलब आज पूरी किताब खुल रही है आज। वो इंसिडेंट ये था कि करकरडुमा कोर्ट है हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। तो मैं वहाँ पर गया, तो करकरडुमा कोर्ट के आसपास में नेटवर्क बहुत कम आते हैं। अच्छा। तो मैडम ने मेरे को कॉल करा, अलका मैडम ने, कि तू ना फैमिली कोर्ट में चला जाइयो। मैंने कहा ठीक है। अब वो ना आवाज़ ब्रेक हुई, आवाज़ ब्रेक होने के बाद मेरे को सुनाई आया कि शामली कोर्ट में चला जाइए। अब मैं मेट्रो स्टेशन से जब उतरा नीचे, मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद मैंने कहा पूछ लेता हूँ, मैं पहली बार में करकरडुमा कोर्ट गया। तो मैंने पूछा कि मैंने कि 2-3 जने खड़े थे, मैंने कहा सर ये शामली कोर्ट जाना है मेरे को। तो उन्होंने कहा कि भाई शामली कोर्ट से कोई है नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर आगे की तरफ मैंने सोचा कि इनको नहीं पता होगा कि शामली कोर्ट नहीं है भाई। अच्छा फिर जब मैं दूसरे से पूछा, मैंने उससे पूछा, मैंने भाई शामली कोर्ट कहाँ है? तो कह रहा भाई मेरे को नहीं पता शामली कोर्ट कहाँ पर है। तो मैं कहने लगा, मैंने कहा भाई अब जब दोनों गलत बता दिए तो मैं फिर तीसरे के पास गया। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा शामली कोर्ट कहाँ पर है? कह रहे भाई यहाँ शामली कोर्ट नहीं है। तो मैं कहने लगा, मैंने कहा भाई मैडम ने तो बताया कि शामली कोर्ट यहीं है, अब मैडम की बात तो गलत हो नहीं सकती। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं थोड़ी देर बाद ना, जैसे कोर्ट का गेट है तो मैं उसके अंदर एंट्री करी। मैंने कहा कोर्ट के अंदर तो एंट्री कर ही लो, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। मैंने पूछा वहाँ पर जाकर, मैंने कहा भाई शामली कोर्ट कहाँ पर है? तो जिन वकील साहब से मैंने पूछा, वो मुझे लगता है कि वो मेरठ साइड के थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया, कह रहे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरठ चला जा। यहाँ क्या कर रहा है? कर तू मेरठ चला जा। तो मैंने कहा सर मेरठ नहीं, मेरी मैडम ने बोला है कि तू यहाँ चला जा शामली कोर्ट में। तो उन्होंने कहा फिर एक बार ना अपनी मैडम से फोन करके दोबारा पूछो कि जाना कहाँ पर है। तो मैंने फिर मैडम को दोबारा फोन कराया। पहले तो कॉल लगी नहीं वो नेटवर्क की वजह से। फिर मैंने मैडम को फोन करा, मैडम कहाँ पर जाना है? मैडम कहने लगी फैमिली कोर्ट में जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। उस समय पे मैडम ने वीसी ज्वाइन कर रखी थी। जितने टाइम तक मुझे वहाँ पहुँचना था ना, उससे पहले वो मैटर हो गया। मैडम ने कहा तू एक काम कर, तू सीधा घर चला जा। मतलब सारा काम निपट गया, सारा कुछ हो गया, मैडम कहा कोई बात नहीं मेरा तू घर ही पहुंच। मैडम ने कहा तू एक काम कर, घर जा। चला जा। तो मतलब और इसी बीच में आपको रोक रहा हूँ, और एक इंसिडेंट और हुआ। ये लो जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो करकरडुमा कोर्ट की बात है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक एग्जम्पशन देनी थी। तो एग्जम्पशन एक्यूज की तरफ से देनी थी। तो मैंने उनको बोला, पहले मैंने किसी को रिक्वेस्ट करी कि आप ना मेरी तरफ से ये प्रॉक्सी अटेंड हो जाओ और ये एग्जम्पशन दे दो। तो कोई
एग्री नहीं हुआ तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जब नहीं हुआ तो मेरा नंबर था उसमें 13, आइटम नंबर 13। तो उसकी आवाज़ लगी स्टेट वर्सेस, वो क्रिमिनल था मैटर, उसमें भी स्टेट वर्सेस ये लगा। उसके आगे का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा। तो ये करके कॉल लगी, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ, तो मैंने ऐसे करके ना, वो पेज था एक, तो मैंने ऐसे करके बोला कि मैडम एक्यूज की तरफ से एग्जम्पशन है। तो मेरे से जो पहले वाला मैटर था उसकी जज साहब ने डेट लिख रहे थे ऐसे करके जब तक तो वो सुन रहे थे ऐसे करके, मैडम एग्जम्पशन है, तो ऐसे करके लिख रहे थे ठीक है। जब उन्होंने पहली बार ना नज़र उठाई अपनी, यूँ करके देखा, तो उन्होंने पहली नज़र, मेरी नज़र और उनकी नज़र एक मिली, उन्होंने जस्ट हल्का सा नीचे देखा मेरे बैंड की तरफ, बैंड था नहीं, उस समय मैं इंटर्नशिप कर रहा था। तो मैडम ने बड़ी तसल्ली से पेन की पहले कैप लगाई करके रख दिया और अपनी चेयर हल्की सी आगे सरकाई। सरकाने के बाद मैडम ने मेरे से पूछा, अब ये बताओ किस प्रोविजन में इंटर्न एग्जाम्शन दे सकते हैं? बस ये सुनते ही मैंने कहा मैडम नहीं दे सकता। 32 है। तो मैडम कहने लगी कि तो तुम किस लिए आए हो? मैंने कहा मैडम मेरे सीनियर ने बोला था तो एग्जाम्शन देने के लिए, तो एग्जाम्शन में देने आ गया। तो तुम सीनियर की बात मानोगे, लो कुछ है ही नहीं। पॉइंट तो है, पॉइंट तो है। तो फिर मैंने बोला मैडम आप इसको पास ओवर कर दो, मैं अपने सर को ले आता हूँ। तो उन्होंने फिर वो मैटर पास ओवर कर दिया। मैंने अपने सर को आकर भाई आप भी थी बता दी फिर कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हो गया। फिर कहने लगे ठीक है चलो। मतलब फनी मोमेंट्स होते रहते हैं। बिल्कुल होते रहते हैं। और सेकेंडली जैसे कि अब एक सीरियस टॉपिक पे आते हैं हम, जैसे मान लो कोई केस झूठा लड़की कोई, जैसे आजकल हमको पता है कि तिहाड़ में बहुत लोग देखा जाए तो बेगुनाह भी हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, एक अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हम देखें तो जैसे कि अगर मान लो कोई लड़की या लड़का इवन कुछ भी अगर ऐसे एलिगेशन लगा रहे, झूठे केस में फंसा रहे, तो उस केस में क्या करना चाहिए हमें? सर अगर फर्स्ट थिंग हम आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे फर्स्ट थिंग ये चीज़ होती है, जैसे आजकल जो चल रहा है, ट्रेंडी चल रहा है कि लड़की ऑलमोस्ट रेप केस में फंसा रही है लड़कों को, कि पहले अफेयर था, सब कुछ था, देन उसके बाद अगर कुछ डिमांड्स कर दी वो पूरी नहीं कर पाया लड़का तो फंसा दो, रेप केस लगा दो। तो उस केस में क्या करना चाहिए? मतलब और पक्ष भी भारी लड़की का होता है, ऐसा क्यों? सर इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या होता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा था, मैं लॉ से हटके बात कर रहा हूँ, जी जी बिल्कुल, और एक निजी अनुभव की बात कर रहा हूँ, कि बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि स्त्री धन और भोजन तीनों पर्दे की चीज़ें, कंट्रोवर्सी का पार्ट हो सकता है अगर ये लोग सुनेंगी लड़कियां आजकल, क्योंकि अभी प्रेमानंद जी महाराज जी का कुछ था, जो आग लगा चिंगारी सी लग गई थी, तो स्त्री और धन और भोजन पर्दे की चीज़ है। लेकिन सर अब जो युग चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है यूथ को लेकर, जिस यूथ के बारे में कहा गया युवा, कि युवा युग का वाहक है, वाहक इन द सेंस ड्राइवर है, कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर भारत को आगे लेके चलना है तो युवा को आगे आना होगा। फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट। और वो यूथ की बात करते थे, युवा भारत की बात करते थे, युवा जागृति की बात करते थे। लेकिन आज का जो ट्रेंड देख रहा हूँ मैं, कि हम आधुनिकतावाद में इतने लोभी हो चुके, इतने फंस चुके हैं कि आए दिन कपड़ों की तरह हम अपना एक लव रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप के अंदर आ चुके हैं, और हम अपने जो मूल संस्कार, मूल संस्कृति, भारतीय कल्चर को भूल चुके हैं। बिल्कुल, ये सच्चाई है। तो सर इसमें जो कहा गया ना कि लड़का कनेक्ट होता है, लड़कियां कनेक्ट होती हैं, तो इनका एक प्रेम संबंध बोला गया कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ जी, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। और बंटी बबली का चल गया, बहुत बढ़िया चल गया। और कुछ दिन पहले मान लीजिए लड़के को या लड़की को कुछ अच्छा सा मिल जाए, उससे बेहतर मिल जाए, बिल्कुल, क्योंकि ये प्रेम नहीं है, ये भोग है। प्रेम तो है ही नहीं, फैक्ट है, वो ये भोग है। और भोग क्या है, मुझे उससे बेहतर मिलेगा तो मैं उसको खाने की लालसा रखूंगा, ठीक है सर। तो एलिगेशन, अब आता हूँ मैं एलिगेशन लगाना कि भैया प्रेम होगा तब तो एक दूसरे को समझेंगे, बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ तो भोग है। अब मान लीजिए कि बॉडी शेपिंग, फेस लुक देखना है लड़की, यही मैटर आजकल ठीक है बस। और लड़का कुछ अगर समझा रहा है तो टॉक्सिस
का नाम दे दिया लड़कियों ने। अच्छा, हालांकि क्या है, अगर लड़के को बहुत मतलब उस लड़की से अगर हल्का सा शिकायत हो जाता है तो लड़का भी कहीं और चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम अपने जो मूल संस्कार, मूल संस्कृति से जो मुंह मोड़कर जो इस आधुनिकतावाद में फंस गए, आज आपने देखा होगा सर कि जब आप हौज खास की तरफ बढ़ते हैं या दिल्ली के पोस्ट इलाकों में बढ़ते हैं तो नए नए जो पब बार्स वगैरह खुले हुए हैं, आखिर उसमें कौन जा रहा है? वो लड़कियां क्या रिलेशनशिप को चला पाएंगी? क्या वो लड़के रिलेशनशिप को चला पाएंगे? नहीं। तो भाई सीधी सिंपल बात है कि अगर मान लीजिए मुझे छुटकारा मिलेगा, लेना है, तो मैं उस पर एलिगेशन लगाऊंगा या मुझे एलिगेशन लगाऊंगी, तो यही होता है कि झूठे मुकदमा कर दो। कुछ राइट्स भी ऐसे मिले हुए हैं जो वुमेन राइट्स को ज़्यादा अप करते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि एक सदी में, एक समय में हमारी माँ बहन बेटियों को दबाया गया था कि इनको न शिक्षा दी गई, न किसी चीज़ में आगे बढ़ाया गया। एक डर बिल्कुल कि कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ ये गलत कदम ना उठा लें, तो उस फ्रीडम से तो वंचित थी। और मैं महिला सशक्तिकरण के समर्थन में रहता हूँ, लेकिन गलत फायदा नहीं उठना चाहिए। आज का जो युवा है, यूथ है, उसमें गर्ल्स भी आ रही हैं, बॉयज भी आ रहा है, वो घर वालों को, माँ बाप को, वो अपने घर वालों का स्ट्रगल नहीं देख रहे कि माँ बाप कहाँ से लेकर आ रहे हैं और आपको अपने सपने पूरा करने के लिए वो किस तरीके से अपने आप को जला रहे हैं, फेस कर रहे हैं चीज़ों को। फेस कर रहे हैं। अब प्यार में पड़ गए जी, ठीक है, अब लड़का कुछ बोल दिया, ठीक है, तेरे ऊपर जारी मुकदमा करना है। अभी एक वाक्य हुआ था, तो उसमें रेप केस के साथ साथ मिसकैरेज, लड़की ने, मैं अभी नाम नहीं खोल, बस रिलेशनशिप था, लड़का मुंबई का, लड़की दिल्ली की, दोनों का हाँ क्या बोलते हैं उसमें, ये जो नहीं इंस्टाग्राम नहीं यार, मैट्रिमोनियल साइट से दोनों की बातचीत से स्टार्ट हुई। लड़का प्रॉमिस किया हुआ कि हम शादी करेंगे। लड़का यहाँ आता है तो वो क्या पाता है कि लड़कियां अपने दोस्तों के साथ पब वगैरह में घूम रही है, ड्रिंक कर रही है, सब कुछ है। और जब उसने उसका विरोध किया तो वो तो छोड़ के मुंबई चला गया। कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है कि भाई तुमने ऐसा ऐसा किया है इसके साथ। तो जब मैं एफआईआर और 161 164 का जब बयान देखता हूँ उसका, लड़की का, तो तीनों पार्ट्स अलग अलग। अच्छा, ठीक है सर। तो कहने का मतलब ये था कि सर चीज़ें इस हद तक आ चुकी हैं कि हम अपने आप को ही भूल चुके हैं कि हमारा जो गोल होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व, गलत इन चीज़ में इन्वॉल्व होकर अपना घर तो खराब कर ही रहे हैं, बिल्कुल, दूसरे का भी घर खराब कर रहे हैं, और कुछ हद तक न्याय की गरिमा पे भी सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा तो यही था कि हम अपने आप को जाने पहले, और जब तक अपने आप की अपनी संस्कृति से हम परिचय नहीं होगा हमें, तब तक ऐसे वारदात होता है। तो मतलब जैसे कि वही क्वेश्चन था कि मतलब अगर ऐसा कोई फंसा रहा है तो उस पर्पस पे हमें क्या करना चाहिए अपने बचाव के लिए? सर बचाव के लिए तो सर मान लीजिए कि आपको ये डर है कि किसी के द्वारा आपको फंसाने का, मतलब आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लग सकता है, मुकदमा हो सकता है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये आपको लो प्रोविजन है कि आपको न्यायालय ग्राउंड्स देखते हुए हो सकता है एंटीसिपेटरी बेल दे भी देगी। मतलब और वो एक फिर चीजें ज्यादा हद तक ना जाए, आप गिरफ्तार नहीं हो सकते झूठे मुकदमे में। अच्छा। फिर आप ट्रायल में अपने आप को साबित कीजिए। और सर न्याय में देरी तो हो सकती है, लेकिन न्याय से आप वंचित नहीं हो सकते। भारत का संविधान, भारत का न्याय बहुत ही अच्छा है। तो और सेकेंडली जैसे आजकल जब ऐसा कुछ होता है कि एक बचाव की बात ही हो रही है कि कोर्ट में जैसे कि कोई बेगुनाह को पहले तिहाड़ भेज दिया है, फिर मुकदमा चला, डेट्स डली, जो भी प्रोसीजर होता है उसमें, उसके बाद उनको सज़ा सुना दी, फॉर एग्जांपल फांसी हो गई, उम्र कैद हो गई या कुछ भी है, तो उस बिहाफ पे क्या करना चाहिए अगर वो बेगुनाह है तो? सर देखिए, अगर ये फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट का है तो सर फैसला यहीं रिजर्व नहीं हो जाता।
हाई जो उच्च न्यायालय हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो ठीक गया, हमें वहाँ अपील में जाना चाहिए उस फैसले को मतलब जो सेशन कोर्ट का फैसला होता है वो फाइनल फैसला नहीं होता। केस पहले हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है, देन उसके बाद अगर वहां से भी हाई कोर्ट से भी अगर वो चीज नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, हाँ सर्वोच्च न्यायालय है। और सर फिर मैं कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ बार बार कि हमारे भारत में न्याय व्यवस्था जो लचीला तो जरूर है, लेकिन सर न्याय मिलता है। और ये इसलिए ये बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। अपने बचाव के लिए हम अगर सेशन कोर्ट ने अगर किसी को इनकेस गलत फैसला सुना दिया कि आपको फांसी हो रही है, उम्र कैद हो रही है, एक लाइफ का सवाल होता है जी सर, मतलब अपने बचाव के लिए हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। सर यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने देखा होगा निर्भया के दोषियों की फांसी तक टली है। एग्जैक्टली सही आप देखेंगे कि किस प्रोविजन, वो बाई लॉ तो नहीं, मतलब लॉ के अंतर्गत ही टाली गई ना। आखिर होना तो फांसी था, लेकिन जो डेट सर्वोच्च न्यायालय फिक्स कर रहा था उस डेट को भी आगे बढ़ाया गया था। अब जैसे कि बात करें हम कि डिवोर्स हो या प्रॉपर्टी हो, इसका मतलब मेडिएशन का कितना रोल रहता है इसमें? देखो जो मीडिएशन है ना, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन, इन दोनों का ही, इन दोनों चीज़ों के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। वो इसीलिए कि जब हम रिश्ता करते हैं तो रिश्ते के साथ साथ दो परिवार जुड़ते हैं एक साथ। एग्जैक्टली। और जब कोई फैमिली डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो दो व्यक्ति अलग अलग नहीं होते, पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है उसके अंदर। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे बीच में या किसी दूसरे के बीच में जो विवाद है फैमिली के, उनको सुलझाने के लिए, निपटाने के लिए मीडिएशन का एक रूम बनाया गया, जिसके अंदर आप आकर आपके जो फैसले हैं जिनसे आप नाराज हैं या सामने वाले व्यक्ति आपसे नाराज है, उस पर बैठकर फैसला किया जाए। और फैसला करने के बाद जो निर्णय हो, उस निर्णय को दोनों फैमिली एक्सेप्ट करें। मीडिएशन से बहुत फैसले ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल ही एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, वो अब एक दूसरे के साथ रह भी रहे हैं। क्योंकि मीडिएशन ना एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर आने के बाद आप ये चीज़ तय करते हैं कि हमें सामने वाले के साथ अब क्या करना है। कोर्ट की बहस एक अलग बहस है, मगर जब हम आमने सामने आकर बैठते हैं एक टेबल पर, तो हम फिर अपने पुराने रिश्तों को भी याद करते हैं। हमने कहाँ से चीज़ें शुरुआत करी, हम कहाँ थे, हमारे फैमिली वालों ने क्या एफर्ट्स किए, और जब हम एक टेबल पर आकर बैठ गए तो फिर हमें आगे का जो भविष्य होता है हमारा, हमारे आने वाली पीढ़ी का और हमारे बच्चों का, उन सभी को देखकर हमें इस बात से अंदाजा ये लगाना पड़ता है कि आज हम मीडिएशन रूम के अंदर बैठे हैं, तो आज का हमारा फैसला आगे आने वाले समय के लिए कितना प्रभावशाली। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। तो इसलिए मीडिएशन का होना, मेरा मानना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने ये पूछा कि मीडिएशन होना चाहिए फैमिली डिस्प्यूट के अंदर। तो मतलब वो इन परिवारों की एक जिंदगी का सवाल हो जाता है ये। इसमें मैं एक लाइन जोड़ूंगा भाई की बात कि जरूरी नहीं है कि आप केस कोर्ट के केसेस जीतो। बिल्कुल। आपको या हमें अपने लाइफ में रिश्ते जीतना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मेडिएशन जो है ये रिश्तों को बनाए रखता है सर। इसी का जैसे कि एक एडवोकेट के लिए हम बात करते हैं कि एडवोकेट के लिए एक एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म कितना मतलब इम्पोर्टेंट होता है। ये सर एथिक्स और प्रोफेशन सर दोनों एक, ये दोनों जो शब्द है ना एक दूसरे के बिल्कुल ही पूरक हैं, मतलब अपोजिट्स नहीं सर, दोनों एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। अच्छा, जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मैं अपने प्रोफेशन को बनाए रखूँगा, उसकी जो गरिमा को अगर मैं बनाऊँगा तो विदाउट एथिक्स नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा कि बाइक है और मुझे अपने घर से अपने दूसरी जगह जहाँ मैं जाना चाहता हूँ तो बाइक में चलने के लिए पेट्रोल ज़रूरी है। वैसे ही मुझे अपने प्रोफेशन को जीवित कर रखने के लिए, उसको चलाने के लिए एथिक्स ज़रूरी है सर। विदाउट एथिक्स आप प्रोफेशन को बनाए नहीं रख सकते, उसकी गरिमा को मेंटेन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो दोनों शब्द एक दूसरों को बना के मतलब पूरक हैं। अलग अलग चीज़ें हम लेकर चलें, अपना हमारा कोई भी प्रोफेशन, एडवोकेसी नहीं, इंसान को किसी भी प्रोफेशन में अगर वो काम कर रहा है ना तो विदाउट एथिक्स वो उसको उसकी गरिमा को नहीं बना कर रख सकता। और सर एथिक्स का सबसे बड़ा जो रोल है ना आज के टाइम में, दो चीज़, पेशेंस और ऑनेस्टी, ईमानदारी और धैर्य, कि
हमें बहुत जल्दी जो एक लालसा होता है ना कि अमीर बनने का, पेशेंस लेवल नहीं है हम लोगों के अंदर, जो नहीं है फैक्ट सर। तो उसका एक मैं डिटेल में समझाता हूँ। आज से पहले आपने जो मूवी देखी होंगी, 3 घंटे की मूवी देखी होगी, है। बिल्कुल। ठीक है। फिर नोवेल वगैरह आया, बच्चे जो पढ़ते थे हम लोग, बड़ी मोटी मोटी नोवेल हुआ करती थी, बुकें भी बहुत मोटी, हाँ क्लास जी। की वगैरह की भी। तो हम क्या करते थे, पेज पलट के उसको पढ़ना जानते थे। लेकिन आज का जो टाइम है ना, वो नोवेल कॉमिक्स बन गई, ये फैक्ट ठीक है सर। और उस कॉमिक्स के बदले वो छोटी छोटी टाइटल में एक, अब देखा होगा कार्टून टाइप कि वही चुटकुले टाइप चलते रहे। तो सर वो 3 घंटे की मूवी 2.5 घंटे की हो गई। फिर उस मूवी का वेब सीरीज आने लग गया, वेब सीरीज आ गई, ट्रेंड चल पड़ा वेब सीरीज का। तो धैर्य नहीं हम अपने निजी जीवन में भी, अगर मान लीजिए कि मैं एज ए कहीं किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता हूँ, उस कुर्सी पे बैठ गया, तो मेरा जो कंपटीशन होने लगता है अपने से ऊपर वालों से, मैं उसकी गाड़ी देखने लगता हूँ, उसका लाइफ स्टाइल देखने लगता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ इसका ओवरटेक कैसे करूँ। बिल्कुल। तो भैया ओवरटेक करने के लिए फिर मैं क्या करता हूँ, गलत रूट अपनाता हूँ। जो उस मेरे प्रोफेशन में, मेरे निजी जीवन में भी उस एथिक्स, जो उस प्रोफेशन की जो गरिमा थी, उसको तोड़ रहा हूँ, उस बाउंड्री को लांघ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस बॉस से भी आगे जाना है। वैसे एडवोकेसी में भी कि भैया हमें अगर प्रोफेशनलिज्म को आगे बढ़ाना है, अपने एडवोकेसी को आगे बढ़ाना है, तो डेडिकेशन जरूरी है, ऑनेस्टी जरूरी है। सबसे बड़ी बात, आपको पेशेंस, जिसको धैर्य, पेशेंस लेवल बहुत होना जरूरी है आपके जी सर। अंदर, ये सच्चाई है। जी सर। तो यही चीज़ था कि पेशेंस, ऑनेस्टी और डेडिकेशन से ही आप अपने प्रोफेशन को बिल्कुल बिल्कुल। अब सेकेंडली, जैसे अब आप लोग एडवोकेट बन गए, ठीक है, और इवन हाई कोर्ट के एडवोकेट कहलाते हो आप लोग, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह से कभी मतलब ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने आपके एडवोकेट बनने का एडवांटेज उन्होंने उठाया हो? जैसे कि लाइक उनकी किसी पुलिस वाले ने बाइक पकड़ ली, आपको फ़ोन कर दिया कि मेरे बाइक पकड़ ली, बाइक छुड़वा दे, या कोई प्रॉब्लम हो गई तो इनके आधी रात को आप लोगों को फ़ोन करके बुला रहे हैं कि नहीं तू आ यार, मेरे में ऐसे प्रॉब्लम फंस गया। अब मैं बहुत ही एक हंसी मोमेंट भी है इसमें कि क्या होता था कि जब उनको ये पता लग गया कि नंदन भाई तो वकील बन गए जी, और हमारा भी मटक सा था, मतलब नए नए वकील बने। बिल्कुल बिल्कुल। अब पुलिस वालों की क्या, यूट्यूब पर देखते ही थे, मूवी में देखते ही थे, तो चलता रहता था। तो मैंने अपने दोस्तों को भी बोला था, भाई आधी रात में कोई बात हो तो बता दियो। अब वो भी क्या करते थे, गली मोहल्ले के भी वैसे ही बच्चे, तो वो क्या करते थे कि 9 बजे 10 बजे मुझे फोन कर देते थे, नंदन भाई बाइक पकड़ गई। तो मैं क्या करता था, ऑन कॉल, पुलिस वाले तो बात करते ही नहीं, बिल्कुल। तो वो मुझे बुला लेते थे, नंदन भाई यहाँ जो चौराहे पे खड़े हैं जी। तो नंदन भाई भी बढ़िया। अच्छा, नंदन भाई का एक मन और देखिए, वो रात में भी कोट पहन लेता था कि नंदन भाई जा रहे हैं वहाँ, तो कोट पहन लेके चले जाते थे। तो एक दिन की बात है कि रात के 12 साढ़े 12, मतलब 12:20 के लगभग, 12:30 बजे का था, समय था, और ठंड का समय था। तो मेरा दोस्त, और 31 दिसंबर की रात थी, 2024 की बात कर रहा हूँ। तो एक जगह है मतलब हमारे यहाँ, तो वहाँ पर कोई पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, तो गाड़ी के अंदर वो हुक्का वगैरह पी रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब हाथ दिया कि भी रोको, भी इसमें क्या कर रहे हो, इतना तेज साउंड आवाज में गाने भी चला रहे हो, तुम मटर गश्ती सा कर रहे हो, रोको इसे। तो उन्होंने क्या करा, पुलिस वालों से तो उल्टा बोला ही, और चाबी दे दी उन्हें कि अभी आ रहे वकील साहब। और मुझे फोन करा कि नंदन भाई गाड़ी पकड़ रखी है, चाबी निकाली जबरदस्ती। अब मुझे ये नहीं पता उन्होंने कारनामे क्या कर रखे। और वकील साहब भी फिर पहुंच गए, अब हम भी पहुंचे तो देखे वही पुलिस वाले, 5-6 पुलिस वाले, उनकी गाड़ी को घेर रखा, और उन्होंने तो बिल्कुल तबीयत सिता रखी, धुआं वहीं पे छोड़ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, जो भी होगा वकील साहब देख लेंगे। तो पुलिस वाले फिर उस दिन क्या हुआ कि वो ज़्यादा ही उसमें थे, बढ़िया ऑफिसर थे, वो उन लड़कों के साथ मुझे भी बंद कर दिया था उन्होंने, वो मुझे भी ले गए। तो सुबह पिताजी 5 बजे गुण भी पिस गया। तो पिताजी सुबह 5 बजे पिताजी को पता चला नंदन बाबू तो है ही नहीं घर में। तो उन्होंने फिर क्या किया कि वो छुड़वा के लाए, क्या करवा के फिर आगे दिन से उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, घर वालों ने, कि गेट में ना ताला लगाना स्टार्ट कर दिया। ये आवाज का तो किसी का फोन आएगा कि नंदन जी बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, वो चाबी फिर वो घर वाले रखने लग गए।
तो सर ये मोमेंट्स, ये एडवांटेज ये लोग लेते थे। और जैसे कि हाँ जी बताओ। देखो, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि अभी नंदन भाई ने इस टॉपिक पे एक फनी बात बताई कि ऐसे ऐसे ये हुआ, मगर मेरा मानना ये है कि आप एडवोकेट बन गए तो आप भगवान नहीं है। बिल्कुल। जो पुलिस वाले अगर आपको रोक रहे हैं और चालान काट रहे हैं वो एज पर लॉ काट रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मेरे पास भी, जैसे आपने इनसे पूछा कि कॉल आती है या नहीं आती, मेरे पास भी कॉल आती है। वो मेरे से भी यही पूछते हैं कि क्या नाम है भाई, अगर गाड़ी पकड़ लेगी तो छुटवा देगा। मैं साफ मना कर देता हूँ, भाई देख अगर तेरी गाड़ी किसी गलत तरीके से रोकी गई है तो देख मैं बात कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब तो विदाउट हेलमेट गाड़ी चला रहा है, विदाउट आरसी गाड़ी चला रहा है, तो भाई देख मैं कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई है, कानून सबके लिए ही है, कानून तोड़ना ही क्यों, और कानून मेरे लिए। बिल्कुल सर ये संदेश तो मैं भी देना चाहता हूँ, लेकिन सर क्या होता है ना, कभी कभी आप जब नए नए चीजों से जुड़े होते हैं, जब आपको पता नहीं होता है तो आप इस चीज हरकत को करते हैं। बचकाना हरकत होती है, यूज कर ले, हवाबाजी बचकाना हरकत होता है। तो ये सब सर ये होते हैं, मतलब मोमेंट्स ऐसे होते रहते हैं आप लोगों के साथ। और जैसे आप लोग केस जब लड़ते हो कोर्ट में, तो आप लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या होती है? सर हम लोग की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी तो मान लीजिए कि यही रहती है कि अपने क्लाइंट को जिस चीज़ से वो हमारे पास आया है, मान लीजिए कि वो सताया गया है जी, तो उसकी आवाज़ बनकर उसके पक्ष में बाई लॉ न्याय के साथ, न्याय संगत तरीके से उसके लिए खड़ा हो और उसकी आवाज़ बनने का प्रयास करें। और सर चाहे विषय कोई भी हो जी, कुछ भी विषय हो सकता है, क्लाइंट जिस विषय के लिए भी आ रहा है उसमें हमें छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। वो विषय कैसा है, कई बार ये देखा जाता है कि वो आया मेरे पास की जमानत है, सिर्फ कुछ चीजें ऐसा है कि घरेलू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का भी है, कुछ मर्डर के केसेस भी हैं। तो हम मर्डर वाले केस को तो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर्टी सूट है उसको ज्यादा देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि लड़ाई झगड़े का केस है, उसमें जमानत हो ना, तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप उस क्लाइंट को जिस विषय को लेकर वो आ रहा है, वो बड़ी उम्मीद के साथ आप तक आ रहा है, बिल्कुल, तो उसकी उम्मीदों पर खड़ा उतरे। और बाई लो सिचुएशन से जूझ रहा है वो, एक सामने वाले आप लोग ही समझ सकते हो उसकी आस बनने का प्रयास, वो बड़ा होपफुली हमारे तक आता है कि वकील साहब के पास जा रहे हैं, वकील साहब न्याय दिलवा देंगे। टोटली डिपेंडली आप पर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि केसेस हम देख रहे हैं डे बाय डे बढ़ रहे हैं, अब इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह मतलब यही चल रहा है। जैसे रिसेंटली केस हुआ था कि वो एक लेडी ने या एक हस्बैंड ने, वो ड्रम वाला केस हुआ था, लाइक आप लोगों को पता होगा, हमसे पहले तो आप लोगों के पास खबर पहुंच जाती है। मतलब उस पर क्या, मतलब कुछ आप लोगों की टिप्पणी कि केस हुआ, मतलब उस टॉपिक में, मतलब उनको क्या सज़ा मिल सकती है या क्या हो सकता है, मतलब क्या चीज़ें हो? देखो, जो ये ड्रम वाला केस है ना, मेरा मानना ये कि जहाँ प्रेम है वह अमानवीय नहीं है। यहाँ ये साजिश थी, इन्होंने जिस प्रकार से शादी करी, घूमने गए, फिर उसको मार के काट के उसको ड्रम में डाला, फिर सीमेंट डाल के उसको जमा दिया, फिर वहाँ से आए, फिर उसके बाद पता चला। तो ये ना एक अपराध जो हो रहे हैं ना, ये हमारी ही सोसाइटी में से देखकर हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग दुनिया है, ये हमारी ही सोसाइटी में रहकर ये इस प्रकार के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो ड्रम वाली जो घटना थी, इसमें आप ये चीज़ देखिए एक बार, अगर आपने नोटिस करी हो तो जो ड्रम के अंदर जो वो डाला गया उसको और फिर उसके ऊपर सीमेंट डाला, तो उसकी जो बताई वो उसकी लड़की ने बताई। अगर उसकी लड़की ना होती तो ये पता भी ना चलता, ये चीज़ समाज में उजागर भी ना होती। और बात ये नहीं कि ये पता चला, सवाल ये है कि इससे पहले कितने और ऐसे कांड कितने हो चुके होंगे, कुछ हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए जो ये ड्रम हुआ या और भी एक दो चीजें, जैसे वो अतुल जी का एक केस हुआ, वो थे, उन्होंने सुसाइड किया है, उससे सुसाइड वीडियो उन्होंने बनाई थी अपनी 1 घंटे की, जो वायरल हुई है काफ़ी, आप लोगों को पता होगा। उसमें उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी अपनी, कैसे क्या उनको टॉर्चर किया जाता था, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो सारा उन्होंने मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले सारा उसमें वीडियो में अपना बयान दिया था। सर अतुल वाले केस में ऐसा था कि उनको न्याय पे भरोसा रखना चाहिए था और उनको अच्छा, वो जैसा कि मेरे जानकारी में वो अच्छे जगह पे जॉब भी कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि अभी उनका केस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही था। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था में हमें बहुत चीज़ें हमें हमारे अधिकारों के लिए दिया गया है
और लड़ने के लिए, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगर लड़े नहीं, हम एक एलिगेशन लगाएं और एक एक्सक्यूज देकर चले जाएं कि पूरी सोसाइटी मेरे अगेंस्ट है, ये लो बॉडी जो है, न्यायपालिका जो है, ये मेरे अगेंस्ट है, तो सर इससे काम नहीं चलता। बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा उनको पेशेंस रखना चाहिए था अपने ऊपर, अपने काउंसिल के ऊपर और न्याय व्यवस्था के ऊपर। ये मतलब पेशेंस, वही बात आ गई कि पेशेंस अगर थोड़ा रखो तो बिल्कुल है, बट देरी हो सकती है, बट हाँ, न्याय तो यार मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि बट अब ये ऐसी चीजें, ये भी नहीं कि घटनाओं को देखकर चीजें कम हो रही हो, वो डे बाय डे केसेस और भी बढ़ रहे हैं। आप लोग दिखते होंगे, आप लोगों के पास पहले न्यूज आती है कि मतलब कभी अभी पहले कभी ड्रम का केस हो गया, कभी फ्रिज का केस हो गया, कभी सूट केस का केस हो गया, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं। सर इसमें क्या है कि जो पार्टनर चूजिंग वाला जो हिसाब चल रहा है ना, दोनों साइड से। बिल्कुल। और सर इसका मुख्य उदाहरण अभी आपने देखा होगा कि एक टीना डाबी जो आईएएस थी, उन्होंने भी शादी किया था और उनको भी डिवोर्स लेना पड़ा। तो सर किस सिचुएशन में लेना पड़ा, और वो एक आईएएस थी। तो मैं बस समाज में और अपने इस आपके द्वारा माध्यम से एक जो मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप जो पार्टनर चूज कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को बॉडी शेपिंग, फेस लुक या टीवी के माध्यम से चूज मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको या तो आप फुल्ली डिपेंड हो जाओ फैमिली के ऊपर, या अगर आप चूज भी कर रहे हो ना, तो एक समय के बाद ही कुछ चीज़ का सीमा पार करो। बिल्कुल। अभी क्या होता है ना कि 5 दिन पहले बातचीत होती है और 11वें दिन बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि हम फिर कहीं ट्रिप पे चले जाते हैं। एकदम सीरियस नोट पे बात पूछ जाती है कि शादी कर 11वें दिन ही सर, 11वें बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हम इतना सीरियस हो जाते हैं कि हम हर चीज को भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें ये लगता है कि यही मेरा जीवन है, लेकिन जब सच्चाइयाँ खुलती हैं, धागों की तरह परत दर परत खुलती हैं, तब हमें पता चलता है कि भूल कहाँ हुई। और उस भूल को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं। हम क्या करते हैं, उदाहरण नीला ड्रम, हम क्या तो फ्रिज। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लालच में इतने भी गौन हो चुके हैं, इतने खो चुके हैं कि अतुल जैसा केस भी हमारे सामने है। तो सर ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे समाज का हिस्सा तो है। बिल्कुल। कहीं बाहर फॉरेन से तो नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस हमें इतना है कि हमें जो आज की जो यूथ जनरेशन है, जो जिस चीज को ये बिल्कुल नाम दे चुके हैं, प्रेम, लव, इन सब को इनसे बचना चाहिए। लेकिन सर बचाओ तो दूर की बात, ये लोग तो इतने पागल अंधे हो चुके हैं कि सर वो मरना और मारना पसंद कर रहे हैं सर, और अपनी चीजों को अपने बड़े तक रखना पसंद नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए मुस्कान जो मेरठ वाला केस था, हाँ जी बिल्कुल, तो उसमें अगर उस लड़की को अगर लड़के से परेशानी थी, डिवोर्स दे देती, मानने की क्या जरूरत। बिल्कुल। अपना भी जीवन खराब, उस बच्ची का भी जीवन खराब, बिल्कुल, उस फैमिली का भी जीवन खराब जिसका वो इकलौता लड़का था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इस तरीके से समाज में उदाहरण बन के आ रहा है, और जो आने वाली जनरेशन है वो किस तरीके से शादी निभा पाएगी वो तो भगवान भरोसे है सर। और यही क्लाइमैक्स आपका जो कोर्ट में देखने को मिल रहा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी मैं कुछ दिन पहले कोर्ट में था, तो एक छोटी सी लड़की और उसके साथ पिता उसके, अच्छा, डिवोर्स हो चुका था। ओहो। पापा आगे निकल चुके हैं, लड़की पापा पापा का आवाज दे रही है, माँ घेच रही है उस बच्ची को, नहीं जाएगी तो उधर। और एक और उदाहरण है सर फैमिली कोर्ट का, जिस दिन मेरा केस लगा था उसी दिन शायद उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। लास्ट ये था कि जो मेंटेनेंस वगैरह कोर्ट ने बांधा था उसका अमाउंट कंफर्म करने के लिए जज साहब ने उसको बुलाया था। तो हुआ 3 लड़कियां थी जी। एक लड़का था जी। बाप अकेले लोअर और टी शर्ट में और हवाई चप्पल में, उसने 21 लाख रुपए दिए थे। बस मैं विचार यह कर रहा था कि क्या 21 लाख रुपए में ये 3 लड़कियां पढ़ पाएंगी? क्या जो बाप का जो सपोर्ट होता है वो क्या ये लेडीज दिलवा पाएंगी इन तीनों बच्चों को? नहीं। आज सर हम किस युग में जी रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम है जिस तरीके से फीसिस बहुत हाई है, तो 21 लाख तो कुछ भी नहीं। और सर वो बच्चे जो तीनों चारों यंग थे, कोई 18-19 साल कोई बच्चा नहीं था जो नहीं समझ रहा, वो बाप को देखकर मतलब पिता को देखकर हंस रहे थे वो सारे। तो इस तरीके से भी हमें देखना पड़ रहा है सर।
तो सर ये चिंता का तो विषय है। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है कि मतलब कहाँ होना चाहिए और कहाँ सर एक छोटा सा मतलब इन जो यंग ग्रुप जो अभी चल रहा है, बिल्कुल हम हो सकता है कि कुछ लोग मुझे बदतमीज भी बोलें, तो मैं बस छोटा सा शायरी बोलता हूँ कि हम तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है, अफसोस हमें इतना कि तुम्हें यकीन नहीं है। फैक्ट कि हमारे पैर के नीचे से जहां हम खड़े हैं वहां जमीन तो है नहीं, जो नींव है हमने खत्म कर दिया है, जो हमारी मूल संस्कृति परंपरा ये सब तो हमने खत्म कर दिया। लेकिन कोर्ट में जाकर हम बात कर रहे हैं अपनी संस्कृति की, अपने संस्कार की, अपने दामन को बचाने की बात कर रहे हैं। कैसा दामन? आपने तो खो दिया वहां। अगर संस्कारों का ही ख्याल हो तो यहाँ तक पहुंचने की नौबत ही नहीं। जज साहब के सामने सबमिशन दिया जा रहा है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा मेरी बेटी का लगा हुआ है, जज साहब इसको बचाइए। तो सर इस तरीके का जो पार्ट्स देखने को मिल रहा है, तो मुझे चिंता होती है आने वाली जनरेशन कैसे सरवाइव करेगी। तो ऐसे भी कुछ चांसेस हुए हैं, जैसे आप मान लो किसी का केस लड़ रहे हैं तो अपोनेंट्स की साइड से या किसी और की साइड से मतलब आपको धमकी आई हो कि भाई तू केस छोड़ दे या मार देंगे या कुछ कर देंगे, XYZ कुछ भी ऐसा? सर ऐसा था कि मैं रोहिणी कोर्ट ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगता दिल्ली का ही था, मैं किसी मैटर में गया था, तो मैं मैटर करके निकला तो बड़े प्यार से मुझे मेरे कंधे पे हाथ रखा गया। तो उन्होंने ये बोला कि तुमने ले रखा केस? मैंने जी हाँ जी। तो बोलते हैं कि फिल्मों में देखा है? मैंने कैसे? गवाहों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, और वो हाथ रखने वाला एक्यूज्ड था। अच्छा ठीक है सर, और मैं कंप्लेनेंट साइड से था, मतलब वादी के साइड से, जो मतलब पीड़ित था उसके साइड से। तो बड़े प्यार से मुझे धमका रहा था, थ्रेट कर रहा था कि कभी भी वकील साहब ऐसा ना कोई ट्रक चढ़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो मैंने बोला भाई जब तक लिखी नहीं है, ऊपर वाले ने लिखी नहीं, जब तक तू क्या कोई भी नहीं मार सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसे चीज़ें तो अभी स्टार्टिंग है, फेस करना पड़ेगा सर, और इससे डर गए तो न्याय कहाँ मिलेगा सर लोगों को। बिल्कुल। तो चुनाव यही प्रोफेशन है सर, चुनाव भी तो हमने यही किया है ना। बिल्कुल। अगर मैं अपने नाम के आगे क्रिमिनल लॉयर लिख रहा हूँ तो सर थ्रेट भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। तो हमें तीनों चीज़ पाना है, तो एक चीज़ को कैसे छोड़ देंगे। अब हमको पता चला कि आप बीजेपी से भी जुड़े हो जी, तो मतलब वो तो आपने बताया नहीं, मतलब कैसे जुड़े, कैसे क्या हुआ? सर इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि जब मैं 2014 में मैंने पास आउट हुआ था 12वीं, तो मैं कॉलेज में आ गया था। 2012 से 2017 का बैच था मेरा, BA मैंने किया वहाँ से। तो मैं अपना BA जब मैं स्टार्ट किया तो मुझे DU में एडमिशन लेना था दिल्ली विश्वविद्यालय में। हाँ जी। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो मैं एडमिशन नहीं ले पाया, तो मुझे एडमिशन मिला LR कॉलेज में, साहिबाबाद में कॉलेज है, लाला लाजपत राय कॉलेज। हाँ जी। तो सर मैं वहाँ पे एडमिशन ले लिया। जब एडमिशन लिया तो मैं जब ये देखता हूँ कि इतना बड़ा कॉलेज है, PG कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन करवा ये कॉलेज, और चौधरी चरण सिंह से इसका ताल्लुकात रखती है, और बहुत ही बड़ा कॉलेज है। हालांकि कुमार विश्वास भी हिंदी के टीचर थे वहाँ। अच्छा जी। तो देखता क्या हूँ कि बच्चों को पानी की सुविधा नहीं है। अच्छा। पीने का पानी का व्यवस्था नहीं। चुनाव स्टूडेंट यूनियन का हो रहा है, तो सर क्या हुआ था 14 का जब मैं एडमिशन लिया था 14 में, तो वो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव आ गया था। तो वहाँ जो स्टूडेंट लीडर जो आए, छात्र नेता जो आए, वो बोलने लग गए कि पानी की व्यवस्था ठीक करवाएंगे, ये वो अपना जो भी बोलना होता वो बोल के जाते थे। 14 का इलेक्शन समाप्त हो गया, मुद्दा वही था उनका। 15 का में इलेक्शन आता है, 1 साल का होता है इनका टाइम पीरियड, तो 15 में भी मुद्दा वही रहा है इनका, पानी का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। बातें ये हुई कि एक बच्चा आया था आजमगढ़ से। अच्छा। उसका कुछ नाम मुझे सही से याद नहीं है। तो उस लड़के का नाम शायद मनोज और ऐसी राम करके था। तो दोनों शर्मा परिवार से थे, और एक लड़की और थी अक्षमा शर्मा जी। तो मेरिट लिस्ट लगी थी 2015-16 के बीच की बात है, एडमिशन चलवा था, तो इन तीनों का एडमिशन होना था। तो अक्षमा शर्मा का एडमिशन हो जाता है इस कॉलेज में, और बाकी सेम सरनेम के 2 लड़के बाहर हो जाते हैं।
अच्छा, सेम परसेंटेज, ठीक है। कट ऑफ भी उतना ही, और सेम कास्ट कैटेगरी अगर देखी जाए तो नॉर्मल था। तो मैं जब बात करने गया फैकल्टी से, मैंने पूछा आखिर ये वजह क्या है, तो उन्होंने बोला कि आप पूछने वाले कौन। ठीक है। बात सही था कि भाई मैं कौन, मैं तो छात्र ही हूँ, लेकिन मैं तो पूछ सकता हूँ भाई मैं छात्र हूँ, लेकिन बिल्कुल, इतना डर था मन में कि हो सकता है कहीं इन्होंने मेरे साथ गलत नंबर काट देना, क्योंकि मैं भी नया ही था उस कॉलेज में। फिर वो जो है बच्चे बिल्कुल निराश से हो गए। फिर वो एडमिशन हालांकि वहाँ उनका हुआ नहीं। चुनाव आता है 2017 का छात्र संघ चुनाव, मैं पार्टिसिपेट किया और सर मेरा मुद्दा यही था, छात्र हित की आवाज को लेकर। यहाँ क्योंकि छात्र राजनीति में आए, छात्र नेता छात्रों के लिए आवाज बनकर खड़े होने की बात तो उन्होंने किया, लेकिन राजनीति करने लग गए। लेकिन मैंने अपने बच्चों के सामने, जो मेरे दोस्त थे, भाई थे, जो पढ़ रहे थे, सभी के बीच मैंने यही संदेश दिया कि मैं आवाज बनूंगा, मुझे आप देखो एक बार, भाई मुझे लाकर देखो इस यूनियन में, स्टूडेंट यूनियन में पार्टिसिपेट किया। मेरा मुद्दा ही था छात्र नीति। राजनीति में पीछे छोड़ चुका था, मुझे मालूम ही नहीं था राजनीति क्या होता है। तो मैं चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा और मैं वहां से जीता और अच्छे मार्जिन से मैं जीता। तो मतलब यहाँ से आपका सफर शुरू हुआ बीजेपी। फिर वहां से मैं यूथ के लिए, फिर मैं विद्यार्थी परिषद में ज्वाइन किया। विद्यार्थी परिषद में मैं आपका महानगर में दायित्ववान कार्यकर्ता के तौर पे मुझे दायित्व मिला हुआ था। फिर उसके बाद मुझे अब युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष अभी भी हैं। मंडल अध्यक्ष हूँ अभी भाजपा में। और कहने का मतलब कि भाजपा ही मुझको इसलिए मतलब मुझे पार्टी अगर मैंने चुना तो भाजपा को चुना, क्योंकि सर नेशन फर्स्ट की बात करने वाली अगर इस देश में अगर कोई एकमात्र पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और सर अपना स्वार्थ पीछे, देश पहले। और सबसे बड़ी बात कि मुझे मोटिवेशन क्यों मिला, क्योंकि जब भी मैं देखता था बीजेपी के किसी भी नेता को अपने मंच पर पॉलिटिकल स्पीच देते हुए, तो कहते हैं ना सर सभी नेता एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल। तो मैं उस टाइम भाजपा में नहीं आया था, मैं दूर दूर तक राजनीति में नहीं था, लेकिन सर कहने का मतलब ये था कि भी मुझे वही पार्टी मैंने चुना। क्यों? क्योंकि मैं देखता क्या था कि कोई भी लीडर आ जाए, भारत माता की जय और वंदे मातरम से उद्बोधन उन्होंने शुरू करना था। और सर बोलते हैं ना कि सभी नेता एक जैसे, तो एक गाना भी है, पल भर के लिए कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही। अगर वो भारत माता की जय बोल रहे हैं, दिखावटी ही कर रहे हैं, तो हमें उसके साथ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देश हित की बात करने वाली एक पार्टी भाजपा थी, इसलिए हमारा भारत महान। जी जी। अब सर, अब सबसे बड़ा टीआरपी का एक गेम खेलते हैं, रैपिड फायर आप लोगों के साथ फटाफट, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। तो आप लोगों को एक साथ जवाब देना है 1 शॉट में, ठीक है? तो कानून या इंसानियत? इंसानियत। कानून के दायरे में रहकर इंसानियत। ठीक है, एक साथ देना है लेकिन 1 शॉट में। जज और ज्यूरी? ज्यूरी। आपने जवाब नहीं दिया, एक साथ देना है लेकिन। समझ नहीं पाया उसको। जज और ज्यूरी? जज। ठीक है। सबसे करप्ट पुलिस या पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स। कोर्ट में असली ड्रामा? फैमिली डिस्प्यूट। फैमिली डिस्प्यूट। बिल्कुल सेम। कोर्ट रूम में सच का मंदिर और परमात्मा का स्टेज? सच का मंदिर। सच का मंदिर, ठीक है। कोर्ट लाइफ फिल्मी या रियल? रियल। कभी कोर्ट में एक्टिंग की है, यस और नो? नो। नहीं, क्योंकि वो मिलता ही नहीं, मौका ही नहीं मिलता। कोर्ट की हवा ठंडी और गरम? गरम। दोनों तो, मेरा मानना है दोनों। ठीक है, मतलब गर्म भी और ठंडी भी। तो फर्स्टली तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। और फर्स्टली आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विशाल जी और नंदन जी। बहुत अच्छा लगा कि आपसे बहुत ही नॉलेज की चीज़ें सीखने को मिली एंड हमारी पब्लिक को बहुत कुछ अच्छा मिला। तो टीआरपी द रियल पब्लिक पॉडकास्ट आप लोगों के लिए हमेशा से ही चीज़ें हमेशा हर वीडियो में लेकर आएगा जो आपकी नॉलेज के लिए हो, आपके हित में हो। तो जो भी जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम देते रहें। तो इसके लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।